नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, हमारी सीरीज जो चल रही थी राजस्थान इतिहास वाली, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। उसमें दोस्तों अपन ने पहली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार पृष्ठभूमि बनी राजस्थान के एकीकरण की। उसमें अपन लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो उसमें 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में कुशलगढ़, लावा, निमराना, उनमें वंश था चौहान, नरुका और राठौड़। ये वंश थे। उनको 3 ठिकानों को 19 रियासतों को मिलाया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर में था, उन सबको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण किया गया था। राजस्थान के एकीकरण करने के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया गया था 5 जुलाई 1948 को। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके सचिव थे वीपी मेनन। इनका मुख्य कार्य था कि राजस्थान को एक करना है, एकीकरण करना है सभी रियासतों को मिलाकर। इसमें जो मुख्य जो अड़चनें थी वो ये थी कि जो सीमांत वाले प्रदेश थे कहीं वो पाकिस्तान में नहीं चले जाएं, जो अपना जैसलमेर और आपका जोधपुर और बीकानेर वाला। एक और ही समस्या ये थी, अपन ने पढ़ा था कि अलवर वाली समस्या थी, क्योंकि जो वहाँ के राजे थे तेज सिंह और उनका जो मंत्री था खरे, वो गिरफ्तार कर लिए गए थे गांधी जी की हत्या के आरोप में, तो वो गिरफ्तार थे। तो और भरतपुर में इन दोनों में सांप्रदायिक दंगे थे, तो ऐसा माहौल चल रहा था। तो अब अपन ने ये पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे आज से पहला जो एकीकरण का चरण था वो कौन सा था और उनसे स्टार्ट करेंगे आज अपन। तो जो पहला एकीकरण का जो पहला चरण था वो था अपना मत्स्य संघ। जो पहला चरण था वो था दोस्तों मत्स्य संघ। देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ, अब इसके कई कारण है कि ऐसी क्या वजह थी कि पहले इधर ही यहीं से मतलब शुरुआत करी गई थी राजस्थान के एकीकरण की। क्योंकि राजस्थान में 19 रियासतें थी सबसे पहले, क्योंकि जो 3 ठिकाने थे वो रियासतों में जिस जिस रियासतों के साथ थे वहीं पर उनका एकीकरण हो जाएगा उन्हीं के साथ, है ना। और अजमेर वाले का सबसे लास्ट में होगा। तो जो ये मत्स्य संघ था इसमें 2 रियासतें तो अपने पास पहले ही थी, तो उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई थी। अलवर, अपन ने कल पढ़ा था, अलवर प्लस भरतपुर, 2 रियासतें पहले अपने पास थी, क्योंकि अलवर का जो राजा था तेज सिंह और वहाँ का जो मंत्री था खरे, उसको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया था। और भरतपुर का राजा था ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह, इन्होंने स्वयं ही सीट छोड़ दी थी, तो यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था भारतीय सरकार ने। यहाँ का प्रशासन किसको दे दिया था? एसएन सप्रू। एसएन सप्रू थे, उनको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तो ऑलरेडी ये 2 रियासतें तो अपने पास थी। अब इसके पास में 2 रियासतें और थी जो अपने को इसमें मिलानी थी। एक थी धौलपुर और एक करौली। इन 2 का एकीकरण और अपने को करना था। यहां का धौलपुर के राजा थे उदयबान सिंह जी, और करौली के राजा थे गणेश पाल। तो यहां पे वल्लभ भाई पटेल ने हर एक आदमी को लॉलीपॉप दिया था कि किसी न किसी करके अंदरूनी बात करके और एक लॉलीपॉप देके कि आप
उनको अपनी तरफ करके और मिला ले। तो करोल धौलपुर के जो राजा थे उदयभान जी, इनको लॉलीपॉप दिया था कि आप इस संघ में शामिल हो जाओ, मत्स्य संघ में, तो हम आपको बना देंगे राज प्रमुख। तो ये तैयार हो गए। बचे करौली वाले, तो इनको बोला कि हम आपको बना देंगे उपराज प्रमुख, तो ये भी तैयार हो गए। तो इस प्रकार पहला जो संघ बना था वो मत्स्य संघ बना था। और यहाँ से शुरुआत करने की वजह यही थी, कोई पूछ ले आपसे कि ऐसी क्या कारण थे, ऐसी क्या वजह थी कि सबसे पहले अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर को मिलाकर ही मत्स्य संघ बनाया गया, या वहीं से शुरुआत क्यों करी गई? क्योंकि इसका कारण यही था कि अलवर और भरतपुर में ऑलरेडी ये इनके पास थी, कि इनके पास भारतीय सरकार के पास आ गई थी, कारण कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो वहाँ थोड़ा माहौल गड़बड़ाया हुआ था। और फिर इनका धौलपुर वाले जो राजा थे ये चाह ही नहीं रहे थे कि हम राजस्थान में मिले, क्योंकि ये यूपी में मिलना चाहते थे, ये मिलना ही नहीं चाहते थे, ये उधर मिलना चाहते थे, है ना। और अगर कोई सबसे लास्ट में जो मिली है रियासत वो धौलपुरी है, 14 अगस्त। सबसे पहले अगर कोई मिली है 7 अगस्त को, तो वो मिली है आपकी बीकानेर रियासत के शार्दुल सिंह जी ने वहां पे साइन कर दिए थे विले पत्र पे। सबसे अंत में विले पत्र पे किसने साइन करे थे? धौलपुर वालों ने। तो इनका वैसे डाउट था कि कहीं उस तरफ नहीं मिल जाए, तो इस वाले एरिया को पहले मिलाना सबसे जरूरी था। इसलिए भारतीय नेताओं ने बातचीत करके और इसको मत्स्य संघ बना दिया, और इसमें इन 4 रियासतों को शामिल किया गया। मत्स्य संघ, इसको नाम किसने दिया? ये के मुंशी जी थे, है ना, उनके सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। क्योंकि और इसका लॉजिक ये था कि पहले इस जो ये क्षेत्र था प्राचीन काल से, महाभारत काल से इसको मत्स्य प्रदेश बोला जाता था, इसीलिए इसका नाम मत्स्य संघ रखा। तो अपने को अगर पूछा जाए कि इसका नामांकन किसने किया, इसका ये नाम किसने दिया, तो अपन लिख देंगे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी ने इसको नाम दिया मत्स्य संघ। अच्छा, इसका डेट क्या है? तो इसकी डेट रहेगी आपकी, ये प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 से। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया? नरहरि गोडगिल। ये उस समय मंत्री थे सरकार में, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को अच्छे से दिमाग में आ गई, है ना। इसको बना दिया अपन ने महाराजा प्रमुख। राज प्रमुख तो क्या है? राज प्रमुख। इसको बना दिया उपराज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनको मिलाया ही यही बात बोलकर थे कि आपको हम राज प्रमुख बनाएंगे, करौली वालों को उपराज प्रमुख बनाएंगे। और राजधानी बना दी अलवर। राजधानी, इसकी जो राजधानी बनी वो बनी अलवर। ठीक है, और जो यहां इसका जो प्रधानमंत्री बनाया, वो बनाया आपके शोभाराम कुमाऊत। शोभाराम कुमाऊत अलवर के थे। और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू बोलते हैं।
जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें रहेगी अपनी मत्स्य संघ से संबंधित। मत्स्य संघ सबसे पहला चरण था जिसको राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 से। किन जिलों को मिलाकर किया गया? 4 रियासतों को मिलाकर किया गया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी को। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? गणेश पाल जी को, जो करौली के थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत जी को। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ये थे आपके भरतपुर से थे, ये भरतपुर से। और गौडगिल साहब ने उद्घाटन कहां से किया था? भरतपुर से काटा था फीता, उद्घाटन यहां से किया था, है ना। तो ये सारी बातें रहेंगी अपनी किसके से? प्रथम चरण से। हो गया। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात और ये थी कि जो इन सबको मिलाकर जो जनसंख्या थी, वो थी इसकी 18 लाख, और जो इसकी आय थी वो थी 1.84 करोड़। ये भी दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट आएगा आपका दूसरा, जो थी वो था आपका दूसरा चरण है आपका राजस्थान संघ। ठीक है, तो दोस्तों 19 रियासतें थी, अपने को टोटल मिलानी थी। उसमें से 4 तो अपन ने ऑलरेडी कर दी। 19 में से 4 गए तो कितने बचे? 15 माइनस फिर से 4 करेंगे। ये 4 वो हैं जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 4 रियासतें वो थी जो स्वतंत्र रह सकती थी। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, क्योंकि इनकी जनसंख्या और आय 10 लाख और 1 करोड़ से ज़्यादा थी, इसलिए ये बाहर रह सकती थी। तो 15 में से 4 गए तो कितने बचे? 11 बचे। 11 रियासतों का और विलय करना है हमें। ठीक है, इसमें जो सेकंड चरण में थी वो थी, अच्छा, एक रियासत ये थी कि जैसलमेर वाले, उनका ये था कि जहां जोधपुर वाले जाएंगे हम वहां उनके पास जाएंगे। और एक सिरोही ये था कि पटेल साहब ने बोल दिया था सिरोही के बारे में कि इसको हम बॉम्बे में मिलाएंगे। तो 9 रियासतें बची, 2 और माइनस हो गई, तो कितनी रियासतें बची? मात्र 9 रियासतें। 9 रियासतों को सेकंड चरण में शामिल कर लिया गया। कौन सी डेट को? उससे 7 दिन बाद में, तो यानी 25 मार्च 148 को, 1948 को ये हो गई। 9 रियासतें कौन कौन सी थी इसमें दोस्तों? पहले 3 रियासतें हाड़ौती संघ से,
कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 रियासतें वागड़ संघ से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तीन रियासतें कहां से, ये आपकी हो गई हाड़ौती संघ, ये हो गई आपकी वागड़ संघ, ठीक है। एक रियासत आपकी मुस्लिम, एकमात्र जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, टोंक, एक वो। 2 रियासतें जो पहले किशनगढ़ व शाहपुरा। ठीक है दोस्तों, ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, इसकी भी स्थापना अंग्रेजों ने करी थी। और एक दूसरी सबसे नवीनतम रियासत थी राजस्थान की, झालावाड़, इसकी भी स्थापना किन्होंने की थी, अंग्रेजों ने। तो यानी 2 ऐसी रियासतें थी जिसकी जो स्थापना करी थी वो अंग्रेजों ने करी थी, एक मुस्लिम और एक झालावाड़। एक तो ये बात। सबसे छोटी रियासतें शाहपुरा थी, और ये दोनों ही पहले ये था कि इनको जो अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है उसमें मिलाया जाएगा, लेकिन इन दोनों ने ही विरोध कर दिया। गजब बात यह थी कि यहां के जो राजा थे सुदर्शन देव, उनका एक प्रधानमंत्री था, इनका जो प्रधानमंत्री था गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। तो उससे इन सबसे पहले ही यहाँ के जो शाहपुरा के राजा थे, इन्होंने गोकुललाल असावा के अंडर में उत्तरदायी सरकार बना दी। यहां पे उत्तरदायी सरकार, मतलब इन्होंने उत्तरदायी सरकार जब भारत में नहीं बनी थी उससे पहले इन्होंने उत्तरदायी सरकार बना दी थी यहाँ। और जब इनसे बात करी तो इन्होंने बोला कि हमारे तो पहले ही उत्तरदायी सरकार है, बाकायदा हमने प्रधानमंत्री बना रखा है गोकुललाल असावा जी को। फिर ये गोकुललाल जी असावा गए, जवाहरलाल नेहरू पटेल जी से मिले, उन्होंने बोला कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते, हम जो आप राजस्थान जो संघ बना रहे हो उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो फिर इनको भी राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया। ये इतनी छोटी थी कि इनको पहले अंग्रेज तोपों की सलामी नहीं देते थे, इन दोनों को नहीं, हमेशा उनका जो रुतबा ये होता था वो तोपों से गिना जाता था। पर ये 2 ऐसी रियासतें थी जिसको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, है ना। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कौन सी ऐसी रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, ये वाली। कौन सी ऐसी रियासतें जो पहले अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में मिलाई जाती थी, लेकिन फिर कहने से कहाँ मिलाई गई, आपके राजस्थान संघ में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 9 रियासतें, 9 रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ को बनाया गया था। 9 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का जो संघ था उसको बनाया गया था। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो आपके गोकुललाल असावा को बनाया गया प्रधानमंत्री।
इसमें आपके जो राज प्रमुख बनाए गए, जो आपके राज प्रमुख बनाए गए वो बनाए गए कोटा महाराव भीम सिंह जी। उपराज प्रमुख बनाया गया बूंदी के बहादुर सिंह जी को। बूंदी के बहादुर सिंह जी को, है ना। और इसी में जो ये वरिष्ठ इसमें भी दो, क्योंकि फिर जो डूंगरपुर वाले थे उन्होंने बोला कि हमें भी कुछ तो मिले, तो जो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। राजधानी आपकी कोटा रही, और इसी में यहां पे भी उद्घाटन किसने किया? गोडगिल, आपके नरहरि गोडगिल थे, उन्होंने ही। क्योंकि फिर बोला कि पटेल साहब ने कि यार वहां गए हुए तो हो ही, आप एक फीता और काट आना, 5-7 दिन और रुक जाओ, क्योंकि जस्ट ये पहले वाले चरण से 7 दिन बाद में ही तो था, तो एक और फीता काट आना। तो इन्होंने ही इसका ये किया था। तो कुल मिलाकर राजस्थान का आपका एकीकरण ये 2 ही चरणों का था। 2 ही चरणों में आपका पूरा एकीकरण समाप्त होता है, क्योंकि 19 रियासतें थी लगभग, आपकी जो टोटल जो रियासतें थी वो 19 थी। 4 अपन ने पहले में मिला दी, 4 स्वतंत्र रहेगी, 8 हो गई, 9 इसमें मिला दी, 8 और 9 कितने हो गए आपके? 17। एक सिरोही को बॉम्बे में मिलाने का था, 18, और एक जैसलमेर वाले, उनका ये कंफर्म था कि हम किस में मिलेंगे, हम मिलेंगे जहां पे जोधपुर वाले जाएंगे, वहां जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2 ही चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। अब तो सिर्फ गठानार, बढ़ानार, जोड़नार, मिलानार ये करना है। बाकी के जो 5 चरण है आगे वाले आपके, वो सारा ऐसा ही रहेगा, गठाना, बढ़ाना, बोलना, बस कम करना, उसमें ये जोड़ना, उसमें ये जोड़ना, है ना। तो ये ही रहेगी। तो नेक्स्ट आपका चरण, ठीक है दोस्तों, थर्ड जो चरण था, अच्छा उससे एक छोटी सी बात एक और ये थी पहले, कि जो इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 23.5 लाख, 23.5 लाख, और इसकी जो आय थी वो थी आपकी 1.90 करोड़, है ना दोस्तों। ये फिगर भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब अपना आता है तीसरा चरण की तरफ चलेंगे अपन। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब और जो रियासतें थी वो हो गई थी पूरी अपनी, जो जिनको मिलाना था, वो जो एक क्राइटेरिया था अपना कि ऐसे ऐसे है, तो वो अपन ने 4 उसमें मिला दी, 9 इसमें मिला दी, 13 का मिलन हो गया, 4 अपनी अलग है। अब ये था कि लगातार की मेवाड़ वालों का इतिहास हमेशा ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि 734 में बप्पा रावल ने मेवाड़ के राजवंश की स्थापना करी थी। वहाँ से चला आ रहा वंश, 1300 साल पुरानी उनकी हिस्ट्री है, और वो भी कितनी जबरदस्त हिस्ट्री। बप्पा रावल, राणा हमीर, है ना, आपका कुंभा, सांगा, हिंदुपथ, आपका महाराणा प्रताप, राज सिंह, तो जबरदस्त वाली हिस्ट्री रही है। तो सभी के मन में ये था कि एक बार अगर मेवाड़ वाले अगर मिल जाए राजस्थान वाले एकीकरण में, तो अपने को बहुत आसानी रहेगी इनको मिलाने में, कि और भी लोगों को अपने को बात करने में थोड़ी आसानी रहेगी।
लेकिन भोपाल के जो नरेश थे वो थे आपके हमीदुल्ला हमीदुल्ला खां उस समय, है ना। हाँ, इसके यहाँ था मेवाड़, इसके यहाँ था मारवाड़, और इसके यहाँ था जैसलमेर, और फिर इसके यहाँ था पाकिस्तान। अब मारवाड़ वाले भी इनसे बातें कर रहे थे। मारवाड़ का जो राजा था उस समय वो थे हनुवंत सिंह जी, और ये भी जिन्ना से बातें कर रहे थे। तो जिन्ना भोपाल वाले पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और हनुवंत सिंह जी भी पाकिस्तान से बात कर रहे थे। ये ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जाके मिल भी आए थे, और उनको मतलब ये तैयार थे कि हम भी पाकिस्तान में मिले। लेकिन इन्होंने फिर वो बीच में ही पड़ता था मेवाड़, तो वो पालवान वालों ने बोला कि आप भी क्यों ना पाकिस्तान की तरफ मिल जाएं। लेकिन यहाँ के जो महाराणा थे, महाराणा भूपाल सिंह, उन्होंने बोला कि मैं कहाँ मिलूँगा और किस तरफ रहूँगा, इसका निर्णय तो मेरे पुरखे 1300 साल पहले ही कर गए थे। जब गुलामी करनी थी तो आपसे बड़ा राज्य तो हमारे पास वैसे ही होता। ऐसे ही हिंदू पद थोड़ी कहलाते हैं। तो हम तो वही आज मिले या नाम काल मिले, मिलेंगे तो हम भारत की तरफ ही, या भले ही हमारा संघ बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ नहीं मिलेंगे। इसका निर्णय तुम्हारे पुरखे कर गए थे। तो इस प्रकार ये यहां से लाइन टूट गई। फिर धीरे धीरे महाराणा भूपाल सिंह पे दबाव भी था। सबसे बड़ा बात उस समय प्रजामंडल, प्रजामंडल के समय महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी ये दबाव बना रहे थे प्रजामंडल की, हमें भी जो एकीकरण चल रहा है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। तो ये बात फिर धीरे धीरे महाराणा भूपाल सिंह जी भी चाह रहे थे कि क्यों ना इसमें मिल जाए। तो ये इन्होंने भी राजस्थान वाला जो एकीकरण था उसमें मिलना स्वीकार कर लिया था। और ये बात ऐसी हुई कि ये तो लगभग पहले मिलना चाह रहे थे। जो राजस्थान यूनियन संघ हुआ उसमें मिलना चाह रहे थे। जो राजस्थान संघ था, जो सेकेंड वाला चरण था, उसमें मिलना चाह रहे थे। तो इन्होंने बात करी कि हम मिलना चाह रहे हैं इसमें। तो फिर धीरे धीरे पटेल साहब ने भी बोला कि हाँ मिल जाइए आप। लेकिन फिर जब ये बात कोटा वालों को पता चली तो कोटा नरेश भीम सिंह जी ने बोला कि यार हम कोट वोट सिलवा लिया हमने भाई, वहाँ प्रतिमा वर्तिमा लगवा दी, पर्चे बंटवा दिए लोगों से, और फीते वीते सब रेडी है, भवन ववन बनवा लिया यार हमने। ऐसे भी क्या बात करते हो, फिर हमारे तो बेइज्जती हो जाएगी। हमने तो सबने भेज दी कि यार हमारे तो यहाँ उद्घाटन हो रहा है और राज प्रमुख बन रहे हैं। तो फिर पटेल साहब ने बात करी फिर महाराणा भूपाल सिंह जी की, यार आप क्या इनमें अकेले होना, हम आपके लिए अकेला ही एक चरण करेंगे, आपको उसमें अकेले को मिलाएंगे। तो फिर ये जो आपका हुआ था, ये तीसरा चरण
जो तीसरा चरण में मिलाया गया था वो था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त संयुक्त राजस्थान, इसमें मिलाया गया राजस्थान संघ, राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। यानी जो आपका थर्ड चरण हुआ था उसमें आपके जो मिलाया गया वो मिलाया गया राजस्थान संघ और मेवाड़ को, इन दोनों को मिलाकर आपका जो संयुक्त राजस्थान था वो थर्ड चरण पूरा हुआ। और ये जस्ट हुआ आप इसके पहले वाले के एक महीना बाद में। जो पहले वाला चरण था सर्वप्रथम वाला, उससे जस्ट 18 अप्रैल 1948 को, उससे जस्ट एक महीना बाद में। और इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं नेहरू जी आए इसका उद्घाटन करने के लिए, है ना। और राजधानी बनाई गई उदयपुर को। राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को। राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख बनाया गया कोटा नरेश भीम सिंह। वरिष्ठ फिर कनिष्ठ बनाया गया बूंदी नरेश बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह। उद्घाटन करने के लिए देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए, इसका नाम था जो थर्ड चरण का वो था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में सेकंड चरण और मेवाड़ को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को इसका सॉरी करके इसका उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राजधानी बनाई गई उदयपुर को। प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री, और इसमें उप प्रधानमंत्री जो गोकुल लाल असवा थे उनको बनाया गया। गोकुल लाल असावा अजमेर वाले थे, वो अजमेर वाले क्या शाहपुरा वाले, उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसमें दोस्तों ऐसा था कि जब ये बातें चल ही रही थी कि और बूंदी
वाले ने जाके बोला कि हम कोटा वालों से बड़े हैं, और बात भी सही है, बड़े ही थे उनसे, कि कोटा तो हमारा छोटा भाई, हमसे निकल गए कोटा वाले, अब हमसे अलग हुआ है तो बड़े तो हम हैं, राज प्रमुख और महाराजा प्रमुख तो हमें बनाना चाहिए। लेकिन फिर वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि जो आज की हैसियत है उसके हिसाब से कोटा बड़ा है, इसलिए कोटा को हमने बड़ा बनाया, बड़ा रखा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अब ये बात जमे नहीं कि यार साला अपने घर में लाइट नहीं है कोई बात नहीं, पर साला दूसरे घर में कैसे आई लाइट, ये भी मामला। तो बहादुर सिंह जी भागे भागे गए मेवाड़ वाले महाराणा भूपाल सिंह के पास कि देखो साहब आप इसमें मिल जाओ और आप राज प्रमुख बन जाओगे। तो बोले यार मुझे उससे क्या फ़ायदा। और ये बात लगभग 23 मार्च की है, लगभग जो सेकंड चरण हुआ था ना, उसमें पहले मैंने बोला था कि ये सेकंड चरण में शामिल होना चाह रहे थे भूपाल सिंह जी, लेकिन फिर नहीं किया किन्हीं कारणों की वजह से। तो ये बहादुर सिंह जी उनके पास गए और बोले कि आप क्यों ना कि आप इसमें शामिल हो जाओ और आप राज प्रमुख बन जाओ। बोले यार मुझे क्या फ़ायदा, या आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कोटा वाले हैं ना वो राज प्रमुख नहीं बनेंगे, फिर आप बनोगे। तो बोले उससे यार तेरे को क्या फ़ायदा है, कि यार फ़ायदा तो है ही, मैं बड़ा और वो छोटे, और वो बड़े पे बैठे, दुख तो होगा ही। और बात भी सही है, थोड़ा अपना नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का फ़ायदा नहीं हो। और मारवाड़ में तो देसी कहावत भी सर बताते रहते हैं कि भाई मरने का इतना दुख नहीं, पर भाभी को नखरो उतरना चाहिए, ये एक कहावत है। तो ये उनके पास गए थे, है ना। तो ये एक वाक्य था आपका, एक ये मैंने बताया जो एक बीच वाली चीज़। तो अब नेक्स्ट चरण पे चलेंगे अपन, नेक्स्ट चरण पे चलेंगे अपन। स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, चौथा चरण। चौथा चरण में दोस्तों अब 4 जो मुख्य राज्य थे, रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन चारों का मिलाना जरूरी था। और ये जो थी, ये जो आपकी रियासतें थी, ये थी सीमा वाली। सीमा पे रियासतें थी, ठीक है। सेट करो, सीमा पर रियासतें थी ये जो। अब सबसे पहले जयपुर को तैयार किया गया कि हम यहाँ पे आपकी राजधानी बना देंगे, और यहाँ के राजा को आपको बोला, सवाई मानसिंह द्वितीय राजा थे कि यहाँ पे हम आपको राज प्रमुख बना देंगे, ये शामिल हो गए। 2 समाजवादी नेता थे, एक तो जय नारायण व्यास, एक राम मनोहर लोहिया जी। ये जबरदस्त मांग उठा रहे थे इन राज्यों को मिलाने की। अब देखिए दोस्तों, एक भारतीय जो राजनेता थे वो काफ़ी समझदार थे, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ ना, भारत और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वालों ने अपना वाइसराय बनाया मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन भारत वालों ने अपना वाइसराय बनाया किसे,
लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को ये अपना वायरस स्वतंत्र भारत का पहला जो वाइसराय बना भारत का, वो लॉर्ड माउंटबेटन बना। और दोस्तों लॉर्ड जो माउंटबेटन था, इसकी राजाओं पर पकड़ काफ़ी अच्छी थी, और इसने फिर एक मीटिंग भी ली थी पूरे राजाओं की, और इसमें ये पूरे अपने मतलब एकदम बढ़िया अपने पूरे सैनिक था, ये अफसर था, तो इसने पूरा अपना फीते वीते लगाकर एकदम रुतबे की उसमें गया था। तो इससे काफ़ी प्रभाव था राजाओं पे कि यार ये ठीक है आदमी। और इसने फिर राजाओं को बोला था कि आप भारत में शामिल होइए, कि जो एक धर्म के नाम पे एक राज्य बन रहा है, उससे ज़्यादा बढ़िया है कि वहाँ चलिए आप जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार दिया जा रहा है ना। तो इसने काफ़ी मदद करी थी भारतीय एकीकरण में। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन थे, उनका जितना सहयोग था उससे ज़्यादा नहीं तो कम लॉर्ड माउंटबेटन का भी नहीं था। इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग था भारतीय रियासतों को मिलाने में, और उसका कारण ये था कि राजाओं पे इनकी विशेष पकड़ थी, राजा इनको मानते थे, है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड वीपी मेनन, और तीसरे पटेल साहब, ये गए जोधपुर के राजा को समझाने। हनुवंत सिंह को। उससे पहले हनुवंत सिंह मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना से मिलाए थे, और जिन्ना से बोले कि हम आपके शामिल होना चाहते हैं। तो जिन्ना ने इनको एक खाली कागज़ दिया कि जो भी आपकी मांगे हैं ना, वो इस पे भर लाओ, खाली कागज़ पे आपकी पूरी होंगी। तो इसने बोला कि मैं फिर जाता हूँ मेरे घर, फिर भर के फिर लेके आता हूँ। बोले ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं वीपी मेनन जी को पता थी कि ऐसा कुछ हुआ था। जब आए, लगा ली कुर्सी, बैठे अकेले, बातें हो रही थी, क्या ऐसी क्या वजह, आप वहाँ मिलना चाह रहे हो, अपने यहाँ मिलो, और आप हिंदू आदमी हो और हिंदू प्रजा है, वो नहीं, वो मुझे पूरा बहुत सुविधाएं देंगे, वो उन्होंने देखो मेरे को खाली कागज़ दिया है। तो वीपी मेनन जी ने अपने फट से निकाले, दो खाली कागज़ ले, उन्होंने दिए, एक दिया है, ले दो, ले फट से दो कागज़ थमा दिए। ठीक। तो फिर भी वो नहीं माने कि यार बैठेगा नहीं। तो पटेल साहब तो फिर इशारा किया गार्डों को के उठा लो रे, गार्ड आगे बढ़े, हनुवंत सिंह जी डर गए। तो पटेल साहब ने, अरे यार थम जा रहे यार, डराने के लिए था यार, थोड़ी कोई यहाँ खून की नदियाँ बहानी है, रंग थोड़ी जीतनी है, अपना काम होगा, इतना ही तो था, बैठे रहो तुम तो अपने दोस्त में। पर जो पेन उन्होंने निकाला ना था ना हनुवंत सिंह जी ने, उनके ये था कि एक तरफ तो था लिखने का, और दूसरी तरफ थी उसमें रिवॉल्वर। तो पास ही में वीपी मेनन जी बैठे हुए थे, सरदे लगा दी कि बोल अब इतनी देर में आहुलड़ मचा, और पिस्तौल लगा लिया यार, क्या करें, दबाते काम। बाहर चले गए थे लॉर्ड माउंटबेटन, यार तुम बात कर लो अपना, सिगरेट विगरेट पीने थोड़ी देर में। हाँ उल्लड़ समाचार अंदर आया, यार क्या है? देखा कि वीपी मेनन घबराए हुए। हनुवंत सिंह को समझाया, अरे यार थम जा रहे यार, तू क्या आदमी है यार दादा, ऐसे मारने मोड़ने पर नहीं मिलना है तो मत मिल यार, मार तो मत कम से कम बेचारे को। फिर उसको बिठाया हनुवंत सिंह जी को, और बातें करी, भाई आप वहाँ जाके क्या करोगे, क्या गारंटी कि मोहम्मद अली जिन्ना, अभी तो आपकी खाली कागज़ें दिया उन्होंने, क्या गारंटी कि वो 2 महीने बाद में या वहाँ जाने के बाद में आपकी बातें माने। धैर्य रखिए, समझदारी से काम लीजिए, और आपकी जनता हिंदू है, आप हिंदू है, वो एक मुस्लिम राज्य है,
आपको पता नहीं बाद में किन परिस्थितियों में डाले और किन परेशानियों का सामना करना पड़े, तो आप भारत की तरफ विलय करिए। तो ये मना लिया था इन्होंने। और जो चौथा चरण हुआ इसका, वो वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान, इसमें मिलाया गया आपके जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। जोधपुर, इनको मिलाकर आपका जो फोर्थ जो चरण था उसको पूरा किया गया। ठीक है, प्लस तीसरा चरण। तीसरे चरण में अपनी 10 रियासतें हो गई थी, क्योंकि उसमें दूसरे वाले को और एक मेवाड़ को मिला के तो 10 तो ये हो गई और 4 आपकी ये हो गई, तो यानी 14 रियासतें ऑलरेडी अपनी प्लस 4, तो ये 14 रियासतों का इसमें विलय हो गया था। ठीक है, विलय हो गया। अब यहां का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो, अच्छा पहले अब इसमें जो अच्छा, इसमें एक बात ये भी थी कि जो आपका जो तीसरा जो चरण था उसका जब विलय किया गया तो अब दिक्कत ये होगी कि अब महाराणा भूपाल सिंह जी बोले कि मैं और किसी के अंडर में, क्योंकि इसमें जो राज प्रमुख था ना, राज प्रमुख वो बना दिया था जयपुर, जयपुर के मानसिंह सेकंड को, मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया। अब इसमें महाराणा भूपाल सिंह के, यार मैं आदमी तगड़ा, अब इनके अंडर में काम करूंगा, जयपुर वालों के अंडर में काम करूंगा। नहीं, बोले आप क्यों करोगे, तो यार ये तो बात वही हो गई, अब राज प्रमुख तो आप ही से बना दिया तो मुझे क्या बनाओगे। तो फिर एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी महाराजा प्रमुख की, एक नई ही पोस्ट बनाई गई थी, किसकी, महाराजा प्रमुख। महाराजा प्रमुख ये एकमात्र थे, है ना, ये थे भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह जी। इनको फिर एक क्रिएट करके, क्या वैसे भी आप बड़े आदमी हो गए, ज़्यादा काम धाम तो होगा नहीं आपसे, और फालतू लोड क्यों लेना जब ये काम करने वाले इतने सारे लोग हैं। तो ये कह के इनको महाराजा प्रमुख बना दिया और राज प्रमुख बनाया। जयपुर ने सवाई मानसिंह सेकंड को उनको महाराजा प्रमुख बना दिया, वही अपने उप प्रमुख बनाए। इसमें वरिष्ठ तो आपके थे, वो बना दिए कोटा नरेश भीम सिंह, और एक जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह जी को, और जो कनिष्ठ बनाया वो बनाया आपके बूंदी वाले बहादुर सिंह जी को, और डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह, है ना। तो ये इनको मिलाकर ये बना दिया, राज प्रमुख बनवाया जयपुर के मान सिंह को, सेकंड को उपराज प्रमुख वरिष्ठ बना दिया कोटा वाले को, और जोधपुर वाले हनुमान सिंह जी को कनिष्ठ बना दिया बूंदी के बहादुर सिंह जी को, और डूंगरपुर के लक्ष्मण जी को, इनको बना दिया इन्होंने। अब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के लिए फिर पूछा गया
मान सिंह जी से पटेल साहब ने पूछा कि किसको बनाना है। तो अब उधर लाइन में तो सभी थे, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास वगैरह, ये सब के हमें बनाना चाहिए। पर फिर देखो, आदमी भला आदमी होता है, अगर किसी ने आपका किसी ने भला किया या आपने किस भला किया है, भले आदमी हो, कभी तो अच्छा ही काम में आती है आदमी की, ऊपर वाला तो देखता ही है। तो यहाँ हीरालाल शास्त्री जी थे। प्रधानमंत्री किसे बनाया? हीरालाल। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। एक जेंटलमैन एक्ट हुआ था 17 सितंबर 1942 को। ये एक्ट हुआ था और इसमें यह था कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, जयपुर प्रजामंडल, और राजा के खिलाफ होकर हम उसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं समय मानसिंह द्वितीय को ये बात पता थी, तो उन्होंने बोला कि यार भला आदमी है तो इसे बना दे। तो इसलिए हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अब एक और बड़ी समस्या थी। बड़ी समस्या क्या थी? राजधानी। राजधानी बनाना। अब राजधानी बनाने के लिए हनुमंत सिंह जी बोले कि जोधपुर को राजधानी बनाई जाए, और इधर ये सब जयपुर से पहले ही बात हो चुकी थी कि जयपुर को राजधानी बनाई जाएंगी, बनाया जाएगा। फिर इसके लिए एक पटेल कमेटी का होता है दोस्तों, ये याद रखना, पटेल कमेटी, कि जयपुर को राजधानी क्यों बनाई जाए, इसके लिए एक पटेल कमेटी, ये पटेल कमेटी बनाई गई। हाँ, ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, दूसरे पटेल है ना। इसमें 3 लोग थे, वो पटेल कमेटी बनाई गई और उसने ये निर्णय दिया। 2 बातों, आपसे कोई भी पूछ ले कि ऐसे क्या कारण थे कि उसको जोधपुर को राजधानी नहीं बनाए, उसमें इन्होंने 2 तर्क ये दिए थे कि जयपुर एक तो दिल्ली से नजदीक है, सुनो दोस्तों, कि जयपुर एक तो दिल्ली से नजदीक है, दूसरा यहां पानी की उपलब्धता है, मतलब पानी अच्छी, उसमें जोधपुर में पानी की समस्या है, तो एक राजधानी में पानी की समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए 2 चीजें हैं। मेरा तो भर गया मामला, है ना, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, है ना। 2 कारण थे जिसमें आपका एक तो ये था कि दिल्ली से नजदीकी, और दूसरा पानी की उपलब्धता। इन 2 के कारण राजधानी किसे बनाया जाए? जयपुर को। फिर सरकार ने देखा कि जयपुर को राजधानी बनाएगी तो जोधपुर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो जोधपुर में हाई कोर्ट की स्थापना। जोधपुर में न्यायालय कि यार आप सबसे बड़ी चीज न्याय करो। कोटा को वन कि यार वहां पे जल वल ज्यादा है, आप वन ले लो। अलवर वालों को सिंचाई, भरतपुर वालों को कि यार आपके सूरजमल जी अच्छे आदमी थे कि आप कृषि विभाग ले लो। उदयपुर वाले कि यार आपके तो वैसे जारो और की खाने, तो आप खनिज ले लो, है ना। तो अच्छा, बीकानेर वाले गंगा सिंह जी बहुत पढ़ाकू आदमी थे, तो उनको ले लो कि यार आप शिक्षा ले लो। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में जयपुर को राजधानी बनाया गया। बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना करी गई, जोधपुर में न्यायालय की स्थापना करी गई, कोटा में वन विभाग दिया गया, अलवर को सिंचाई, भरतपुर वालों को कृषि, उदयपुर वालों को खनिज, ऐसे करके सबको कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया गया। और इस प्रकार यह आपका
चौथा जो चरण है वो आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो चरण है आपका पांचवा, अच्छा दोस्तों, इसका 30 मार्च 49 को ये हुआ था। तो ऐसी कोई खास वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो 30 मार्च को ऐसा कोई खास बात नहीं थी कि 30 मार्च को क्यों करें, क्योंकि इसमें राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को अपन मनाते हैं राजस्थान दिवस। तो ऐसा क्या कारण था कि ये मतलब 30 मार्च को ही हुआ, क्योंकि ये 30 मार्च को और राजस्थान दिवस मनाने का एक पीछे लॉजिक ये भी है कि इस समय जो भारत के जो अपना जो कैलेंडर चलता है महीने वाला, तो उसमें जो चैत्र शुक्ल प्रथम थी उसमें, है ना, आपकी जो थी, तो इसलिए वो उससे भारत के जो हिंदी महीने हैं अपने, उनका प्रारंभ होता है, इसलिए इसको राजस्थान दिवस मनाया गया। और इसलिए ये मतलब इम्पोर्टेंस ये इसकी कि इससे जो नया साल का प्रारंभ होता है, जैसे अंग्रेजी महीने में तो जनवरी से प्रारंभ होता है, अपने इसमें चैत्र से होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये भी याद रखना, ये हो गया। तो पांचवा, वृहत संयुक्त राजस्थान। वृहत संयुक्त राजस्थान ये आपका हुआ था 15 मई 1950 को। 15 मई 1950 को। और इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ जो पहला वाला था और जो आपका चौथा वाला था उसको मिलाकर, जो पहला वाला मत्स्य संघ था और जो चौथा वाला संघ था उसको मिलाकर एक करना था। क्योंकि इसमें कारण ये था कि जो अलवर और भरतपुर वाले थे, भरतपुर और धौलपुर, वहां पर सांप्रदायिक दंगे ज्यादा हो रहे थे। और खास तौर पे जो आपका करौली वाला जो क्या नाम से धौलपुर वाले जो राजा थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हम राजस्थान में मिले, वो उधर की साइड मिलना चाहते थे। तो इसलिए इसका हो गया, इसका इसमें फर्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में इसका विलय करके कंप्लीट कर दिया गया आपका पांचवा चरण। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपके सभी का हो गया, क्योंकि पहले वाली जो 4 रियासत हो गई, जो पहले चरण में अपने कोटा भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर को मिला के किया था। ठीक है, फिर जो पिछला जो सेकेंड पार्ट में अपन ने 9 का किया था, फिर थर्ड पार्ट में 1 का किया था। ठीक है, फिर इनको मर्ज किया था। चार इसमें किए थे, 9 इसमें किए थे, और 1 फिर उदयपुर इसमें मिल गया तीसरे वाले में। और फिर चौथा जो अपना था उसमें अपन ने मिला दिया था किसको, 4 और बड़ी रियासतों का, 4 और बड़ी रियासतों को। तो 4 5 5 और 9 14, 14 और 4 18। तो यानी एक रियासत बची थी मात्र आपकी, कौन सी, सिरोही। छठा जो चरण चलेगा अपना राजस्थान संघ। छब्बीस जनवरी
ये हुआ, ठीक है। तो इसमें सिरोही को मिलाना था। अब ये सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो अपने गोकुल भाई भट्ट थे, जिन्हें राजस्थान का गांधी बोला जाता है, गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी बोला जाता है, ये थे एक्चुअल में सिरोही के। आप उधर है ना, तो कम से कम ये तो हमें मिले। तो पटेल साहब ने क्या किया, ये आपका पूरा सिरोही है, इसके 89 गांव, जिसमें कैसा मिला आपके, आबू, देलवाड़ा, वो वाले 89 गांव रख लिए कहाँ, और इसको बॉम्बे में मिला दिया। और एक काथल गांव था इनका, काथल गांव था, ये दे दिया। और ये सारी जगह कहाँ मिला दी, राजस्थान में। तो फिर सब बोले कि यार ऐसा क्या, सब गए पटेल साहब के पास कि नहीं बोले ठीक है, ये तो मिला दिया, आपको दे दिया, आपको गोकुल भाई भट्ट चाहिए थे तो आपको दे दिया हमने गोकुल भाई भट्ट, और ठीक है। फिर ये पंडित नेहरू साहब के पास गए कि ऐसे भी कोई होता है क्या, तो उन्होंने बोला कि फिर पटेल साहब को उन्होंने बोला, नेहरू जी ने, कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि इनको ये चाहिए था, मैंने दे दिया, गलत क्या किया। इसमें एक्चुअल में बात ये थी कि जहाँ पर भी सिरोही जाएगा, और सिरोही में भी जो आबू देलवाड़ा वाले जो क्षेत्र है, क्योंकि ये आपका आबू है वो हिल स्टेशन है, और देलवाड़ा में आपके जैन मंदिर है, तो लोग आएंगे, पर्यटन स्थल की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह रहेगी। जहाँ ज़्यादा पर्यटन होगा, रेवेन्यू आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस कारण ये देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के थे, उस समय गुजरात वाला हिस्सा था, बॉम्बे में था। तो पटेल साहब भी इस चीज़ से, क्षेत्रवाद से वंचित नहीं थे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि यार मेरी ज़मीन है, मैं वहाँ का आदमी हूँ, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए ना। तो ये रेवेन्यू के चक्कर में इन्होंने इसको उसमें मिला दिया था। तो ये वाला था आपका छठा चरण। छठा चरण में सिर्फ एक ही ये बचा था, तो इसको इन्होंने आपके में मिलाया था। हाथल गांव था। अब इसमें ये था कि दोस्तों, एक बात ये थी कि जयनारायण, क्योंकि इस समय लगभग मंत्री बनना ही स्टार्ट हो गए थे, मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री की जगह थी ना, तो वो मुख्यमंत्री बनना स्टार्ट हो गए थे। और जो पहले जो मनोनीत थे ना मुख्यमंत्री राजस्थान के, मनोनीत, वो थे आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी थे, ठीक है। तो अब फिर जब 51-52-53 में चुनाव स्टार्ट हुए, तो राजस्थान के सभी जो जनसेवक थे, विजय सिंह पटेल, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल असवा, माणिक्य लाल वर्मा, जयनारायण व्यास, इन सब ने चुनाव लड़ा। और मज़े की बात ये थी दोस्तों, ये सारे हार गए, इसमें इनमें से एक ही नहीं जीता। अब ये बताओ, आदमी कोई जननायक था, तो फिर क्या जनता ने उनको वोट नहीं दिया? खैर ये एक अलग बात है, पता नहीं इसलिए किस एंगल से लिखी जाती है, ये भी एक अलग बात है। सच्चाई तो कुछ और ही रहती है, और लिखो और कुछ दिया जाता है। हालांकि तो ये सारे लोग हार गए थे। तो फिर जो पहले जो निर्वाचित थे ना, पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो थे आपके टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। और ये इधर ही थे आपके भरतपुर के थे, एक दौसा के थे, उधर के थे टीकाराम जी। ये व्यास जी के काफी करीब थे, व्यास जी थे उनके काफी करीब थे।
और मज़े की बात ये रही कि व्यास जी ने एक टीकमचंद जी थे, नहीं सॉरी, चांदमल मेहता जी, बंद कर दिया आपने, चांदमल जी मेहता थे, उनको इस्तीफा दिलवाया इधर अजमेर से, किशनगढ़ वाले अजमेर से, कि इस्तीफा दीजिए, और वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये जीते, और इन्होंने टीकाराम पालीवाल जी को हटाया और व्यास जी खुद प्रधानमंत्री बने, ये सॉरी मुख्यमंत्री बने खुद व्यास जी। अब इनके परम मित्र थे माणिक्यलाल वर्मा जी, वो बोले कि यार उनको जलन हुई कि यार तू बन गया, तो वर्मा जी पहुंचे फिर दिल्ली और बात करें यार वो बेकार आदमी है, उसको लगा रखा है, वो किसी काम का नहीं, वोटिंग कराओ उसके मंत्रियों में, वो तो सपोर्ट ही नहीं है उसे। तो व्यास जी को पता चला है कि यार ऐसे कैसे बोलते, कैसे सपोर्ट नहीं है, आ जा देख ले, तो मेरे साथ अब ये दिन आ गई है कि आप खड़े हो गए आप मुझे वोटिंग में। बोले मैं नहीं, तो फिर कौन ना बोले, तो फिर इनको चुनौती में सामने खड़ा किया, ये तेज तर्राट आदमी, यंग जनरेशन का आदमी, उस समय का शाहिद कपूर, जोधपुर के मोहनलाल सुखाड़िया जी, जोधपुर के मोहनलाल सुखाड़िया जी, ये उस समय 38 ईयर्स से ओल्ड थे, मोहनलाल सुखाड़े, और इनको पटकनी दे डाली व्यास जी को, और मोहनलाल सुखाड़िया जी नए मुख्यमंत्री बने। 17 साल तक इन्होंने गवर्नमेंट चलाई, 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर इंदिरा जी से इनका थोड़ा मेल मिलाप कम रहा, फिर गड़बड़ा गया इनका मामला, ये रहा। अच्छा, एक बार ये भी था कि व्यास जी जब खड़े हुए तो ये जोधपुर से और जालोर से चुनाव लड़ा था इन्होंने, तो इनको ये गए उन जोधपुर के महाराजा के पास कि राजा जी अब तो दिन ढल गया था का, और अब बातें अलग है, पहले राजा थे वो, आप चुनाव में हार जाओगे, बेइज्जती हुई आपकी, मैं नहीं चाहता आपकी बेइज्जती हो। तो जोधपुर के हनुमान सिंह जी ने बोला कि यार मेरा तो जो भी कुछ हो देखा जाएगा, मैं कैसा ही आदमी हूँ, पर मेरी प्रजा मुझे सपोर्ट करेगी। मैं बोले ठीक है सर। इलेक्शन का रिजल्ट आया और बात ये हुई कि दोनों ही जगह से जयनारायण व्यास जी की जमानत जब्त थी, दोनों ही जगह से, क्योंकि जो हनुमान सिंह जी थे उन्होंने अपनी पार्टी के आदमी काफ़ी जगह से खड़े करे थे, तो इनकी दोनों ही जगह से जमानत जब्त थी आपकी जयनारायण व्यास जी की, है ना। तो ये आपका हुआ, और ये आपको तो एक ये फैक्ट अपने को हीरालाल शास्त्री जी पहले मनोनीत और निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, और ये मैंने व्यास जी के बारे में बताया, ये वर्मा जी के बारे में बताया, और ये मैंने आपको छठा चरण बताया। लास्ट चरण, सातवां चरण, राजस्थान, वही राजस्थान। ये 1 नवंबर मान लो, 1 नवंबर 1956 की बातें थी। इसमें किया क्या गया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल, और इसमें 3 लोग थे, एक थे फजल अली, एक थे पर्णिकर, ये पर्णिकर बीकानेर से विधानसभा उसके आपके संविधान सभा के सदस्य थे,
और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। ये तीनों इस आयोग के सदस्य थे। तो इसके आधार पर इसमें राजस्थान को जो आबू प्लस देलवाड़ा वाला प्रदेश मिला, सुनील टप्पा मिला, और सिरोंज वाला क्षेत्र उधर एमपी को दे दिया। और इस प्रकार ये आपका 7वां चरण ये इसमें मिलाने से, और इसी में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, जो आपका अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, उसको मिला लिया गया। इसका पुरजोर सबसे ज्यादा अगर विरोध किसने किया था, वो एक थे हरिभाई उपाध्याय। अच्छा, मैं बताना भूल गया था कि जो धौलपुर का विलय जो किया गया था, धौलपुर वाले नहीं मान रहे थे ना, वो आपकी शंकर सत्यनारायण ऐसी कमेटी थी, नहीं, एक पी शंकर नारायण राव ऐसी कमेटी थी, उसके द्वारा शंकरदेव कमेटी थी, शंकरदेव कमेटी, उससे धौलपुर को मिलाया गया था। फिर एक गर्मी बहुत इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी है कि क्लास लेना दूभर हो रहा है। हरिभाई उपाध्याय थे, इन्होंने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। अच्छा, वो शंकर राव देव कमेटी थी, उससे मिलाया था धौलपुर को, है ना। ये एक इन्होंने सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध किया था कि अजमेर को इसमें नहीं मिलाया जाए, लेकिन फिर इसको मिला लिया गया। फिर इन्होंने बोला कि इसको राजधानी बनाया जाए जयपुर को, पर पहले ऑलरेडी जयपुर को ये अजमेर को राजधानी बनाया जाए, अजमेर को। फिर इस पे एक पी सत्यनारायण राव कमेटी की स्थापना करी गई, और उन्होंने इसको यही ठहराया कि पी सत्यनारायण राव कमेटी बनाया गया। इन्होंने भी जयपुर को ही बोला कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाए, जयपुर को ही क्या बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए। और उन्होंने ये बोला, और इसके अनुसार राजस्व जो था, राजस्व डिपार्टमेंट, जैसे किसी न किसी को दिया गया था ना, तो अजमेर में आप राजस्व डिपार्टमेंट रखें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण आपका आगे कैसे नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार आपका राजस्थान का जो एकीकरण था उसके 7 चरण कंप्लीट हुए, यानी आपका राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ। इसमें समय लगा आपका 8 साल 7 माह और 14 दिन। ठीक है, इस समय मैंने बताया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, वो था एटली, वायसराय था माउंटबेटन। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी हिस्ट्री है। जो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह,
इनका काफ़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल करियर रहा है। मतलब ये जब शायद तीसरी या फोर्थ 67 की बात है, 1967 की, जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। लगभग 89 सीटें मिली थी और बहुमत के लिए 93 सीट चाहिए, यानी 4 सीटों की कमी थी कांग्रेस के पास। तो इन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने भैरव सिंह शेखावत से मिलकर, उनकी प्रजातांत्रिक पार्टी थी इनके यहाँ, शायद प्रजातांत्रिक पार्टी थी, और शायद जनसंघ था भैरव सिंह शेखावत जी का, उनमें दोनों ने मिलाकर अपना बहुमत पेश किया। और इस समय जो राजस्थान के राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद जी, हाँ संपूर्णानंद जी, और अपने राष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी उन्होंने। तो इन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने अपना बहुमत बना के भैरव सिंह शेखावत जी से और संपूर्णानंद सिन्हा जी थे उनके सामने पेश किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ऐसे बहुमत को नहीं मानता जो इलेक्शन बाद में होता। इसमें कैसे क्या हुआ, ये राधाकृष्ण जी के पास गए, उन्होंने भी किया, ये तो नहीं पड़ेगी बात। तो इस बहुमत को इन्होंने माना नहीं था, और फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी को भेजा और उन्होंने फिर अपने तिकड़म लगा के और अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। तो अगर वो उस समय ऐसा नहीं होता, हाँ सच, इस समय इन्होंने आपातकाल लगा था, इसलिए बता रहा था मैं, यहां आपातकाल लगा था राजस्थान में पहली बार। आपातकाल लगा के कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर सुखाड़िया, अभी हम जो जिक्र करे थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, उनको भेजा कि अपनी गवर्नमेंट बनवा लो। तो अगर देखा जाए तो पहला आपातकाल इन परिस्थितियों के कारण लगा था। और मैं थोड़ा सा लक्ष्मण सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था आपको। तो एक तो ये स्थिति थी, एक ये जो 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ना, वो शायद अगर ये चाहते और परिस्थितियां सब लोग, तो वो बन जाती 1967 में, है ना। तो लक्ष्मण जी सिंह जी से जुड़े हुए दो फैक्ट, 67 में गवर्नमेंट बना लेते किसी जनसंघ के पास, जनसंघ को एक्चुअली में मम्मी बोला जाता है जनता पार्टी की, वहीं से निकल के आई थी। लक्ष्मण सिंह जी वाली जो पार्टी थी प्रजातांत्रिक पार्टी, उसकी स्थापना राजगोपालाचारी जी ने की थी। तो होता ये कि 1967 में ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है ना, और ये आपातकाल नहीं लगता, एक फैक्ट। फिर इनके बेटे हुए थे, इनका नाम नहीं आ रहा मुझे, शायद विजय सिंह डूंगरपुर, ऐसे कुछ इनके बेटे हुए थे। वो क्रिकेट के काफ़ी शानदार प्लेयर थे। उनके बीच भी एक हिस्ट्री है काफ़ी लंबी चौड़ी। खैर फिर कभी बातें करेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूरा ब्रीफ करवा दिया है, पूरा एकदम बेहतर तरीके से राजस्थान का एकीकरण पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आप एकदम एक दो बार इस क्लास को देख